गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल हमने पढ़ लिया था, कल मैंने बता दिया था कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, तुम्हारे पेपर कौन कौन से हैं, ठीक है। और तुम्हारे पेपर्स के साथ साथ तुम्हारे यूनिट्स कौन कौन सी हैं, किस पेपर में कितनी यूनिट हैं। हर पेपर में 4 यूनिट होती हैं तुम्हारे, तो तुम्हें यही बता दिया था कि किस पेपर में कितनी यूनिट हैं, ठीक है। 4 यूनिट है, ठीक है। और उन यूनिट का नाम क्या है, वो यूनिट है कौन कौन सी, ये भी तुम्हें बता दिया था कि वो यूनिट कौन कौन सी है, ठीक है। ये सब कुछ तुम्हें बता दिया था कि वो यूनिट कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब यूनिट हम सबसे पहले शुरू करेंगे फर्स्ट बुक जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, ठीक है। पहले सबसे पहले फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे अपन, फिर उसके बाद आगे चलेंगे सेकंड और थर्ड पेपर पे, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में देखो, तुम्हारे पहली यूनिट जो तुम्हारी फर्स्ट यूनिट है उसमें तुम्हारे 3 चैप्टर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट यूनिट में तुम्हारे 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ठीक है। ये तीनों तुम्हें पढ़ने हैं, तो ये समझो तुम ये सबसे बड़ी यूनिट पहली है तुम्हारे लिए। तुम्हारे जो ये थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें सब पहली यूनिट सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये तुम्हें पढ़नी है। तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट फर्स्ट का नाम है थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शन, मतलब थर्मल और रूदोष्म प्रक्रम। थर्मल को हम ऊष्मीय ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऊष्मीय व रूदोष्म प्रक्रम। मतलब यहाँ ऊष्मीय और रूदोष्म प्रक्रम के बारे में तुमको बताया जाएगा कि थर्मल और रूदोष्म प्रक्रम होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी भौतिकी। तो ऊष्मागतिकी भौतिकी होती क्या है भाई? ऊष्मागतिकी तुम जानते हो ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मागतिकी के नियम भी पढ़े हैं तुमने, पर ऊष्मागतिकी भौतिकी क्या है? ये अपने आप में पूरी एक बुक तुमको जब दी हुई है तो कुछ तो स्पेशल होगा। तो वो क्या है? देखो, भौतिकी की वह शाखा जिसके द्वारा बाह्य प्राचलों के मध्य संबंध परिभाषित किया जाए, ऊष्मागतिकी भौतिकी कहलाती है। मतलब क्या है कि वो शाखा भौतिकी की, फिजिक्स की वो ब्रांच, ऐसी ब्रांच जिसमें बाह्य प्राचल क्या होता है ये तुम्हें बताएंगे। जैसे बाह्य प्राचल तुम्हारे जो भी भौतिक प्राचल होते हैं, जैसे ताप है, दाब है, द्रव्यमान है, ये सब बाह्य प्राचल हैं। क्या है? बाह्य प्राचल मतलब बाहरी गुण, भौतिक गुण, उनके बीच जो संबंध परिभाषित करे ना, वो होती है ऊष्मागतिकी भौतिकी। ठीक, क्या होती है? ऊष्मागतिकी भौतिकी, ठीक है। इस शाखा में पदार्थ की आंतरिक अवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें पदार्थ की ये नहीं देखा जाता पदार्थ अंदर से कैसा है, ठीक है, ये सब नहीं देखा जाता, ठीक है। अब देखो, सिर्फ बाह्य प्राचलों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, उसको देखते हैं। जैसे तुम्हें मैक्सवेल समीकरण है, तुम्हारे गिब्स ऊर्जा है, ये सारे तुम्हारे बाह्य प्राचल हैं, ये सब ऊष्मागतिकी में आते हैं, ठीक है। तो देखो, तुम्हारे बाह्य प्राचल क्या होते हैं ये देखते हैं। देखो, बाह्य प्राचल वह कारक जिसके द्वारा पदार्थ की अवस्था या अभिविन्यास में परिवर्तन किया जा सके, बाह्य प्राचल कहलाते हैं। मतलब वह कारक जिसके द्वारा पदार्थ की अवस्था या अभिविन्यास होता है, मतलब इसकी आकार में, इसकी अवस्था क्या है उसमें परिवर्तन किया जा सके, बाह्य प्राचल। मतलब दाब, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को हम दबाएंगे, उस पर दाब लगाएंगे, तो क्या उसके आकार में, उसके अभिविन्यास में, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। किसी को हम दबाते हैं तो वो तो या तो दबेगा या खींचेगा, उस पर दाब लगाएंगे, ठीक है। तो इससे अब इस अवस्था में अभिविन्यास में परिवर्तन हो गया, तो ये बाह्य प्राचल हो गया। ताप, अगर हम किसी को गर्म करें तो हो सकता है वो गर्म होकर अपनी अवस्था चेंज कर ले। जैसे ठोस द्रव गैस पढ़ा होगा तुमने भाई, तुमने ठोस द्रव गैस तो पढ़ा होगा। ठोस द्रव गैस, जब तुमने ठोस द्रव और गैस पढ़ा होगा तो तुम्हें ये पता चल गया होगा कि जो ठोस द्रव गैस होता है, ठोस को अगर हम गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, उसको गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या हो गया? अभिविन्यास में परिवर्तन हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में भी परिवर्तन कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे आता है हमारा सांख्यिकीय भौतिकी। तुम्हारे इस बुक का नाम क्या था? थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। स्टैटिकल फिजिक्स आता है, स्टैटिकल को बोलते हैं हम सांख्यिकी। सांख्यिकीय भौतिकी क्या है? भौतिकी की वह शाखा जिसके द्वारा सूक्ष्म अवस्था स्थूल अवस्था के मध्य संबंध परिभाषित किया जा सके, सांख्यिकीय भौतिकी कहलाती है। तो कहोगे सर सूक्ष्म अवस्था स्थूल अवस्था क्या होती है? तो सूक्ष्म अवस्था स्थूल अवस्था भी बताएंगे,
पहले तो मैं जानो सांख्यिकीय भौतिकी ये होती है कि सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्था के बीच परिवर्तन किया जा सके, वो होती है तुम्हारी सांख्यिकीय भौतिकी। ठीक है, अब सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्था में परिवर्तन कैसे, देखो सूक्ष्म अवस्था व स्थूल अवस्था क्या होती है ये देखना। यदि किसी निकाय में बहुत अधिक संख्या में कण उपस्थित है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा निकाय जिसमें बहुत अधिक संख्या में कण उपस्थित है, बहुत ज़्यादा संख्या में कण उपस्थित हैं, तो वह निकाय तो कहलाता है स्थूल निकाय। और वो जो कण होते हैं ना छोटे छोटे, उनको बोलते हैं सूक्ष्म निकाय। जैसे देखो परमाणु एक स्थूल निकाय है, क्यों? क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी बोसॉन, मेसॉन, क्वार्ट्ज वगैरह सारे कण होते हैं। तो प्रोटॉन परमाणु तो हो गया एक स्थूल निकाय, मतलब एक बड़ा निकाय। ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे कण हैं, जैसे परमाणु इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, छोटे छोटे पार्ट, वो होते हैं सूक्ष्म निकाय। मतलब एक बड़ी चीज़ जिसके अंदर जिसके छोटे छोटे हिस्से हों, जैसे मशीन है कोई, तो मशीन तो होती है पूरी स्थूल निकाय, लेकिन उसके जो पुर्जे होते हैं ना, जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, वो पुर्जे होते हैं सूक्ष्म निकाय। क्या होते हैं? सूक्ष्म निकाय। ठीक है, आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं इसका पहला टॉपिक। ये थी तुम्हारी बेसिक बात कि तुम्हारी बुक क्या है, चैप्टर क्या है, तुम्हारी यूनिट का नाम है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, यूनिट को कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। पहला टॉपिक है ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। तुमने पहला भी पढ़ा है, दूसरा भी पढ़ा है, और तुमने शून्यवा नियम भी पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा हुआ है तुम्हारा शून्यवा नियम। ये सिर्फ अपन एक बार रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद सीधा अपन चलेंगे मैक्सवेल समीकरण पर। ठीक है, तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम रिवाइज करते हैं। क्या है? इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी अन्य तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य अवस्था में हो तो यह दोनों निकाय भी तापीय साम्य में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि शून्यवें नियम के अनुसार ये हुआ कि यदि इस नियम के अनुसार दो निकाय किसी अन्य तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में हो, दो निकाय वो किसी अन्य तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में, मतलब उनका जो टेम्परेचर है वो सेम है, तो दोनों निकाय भी तापीय साम्य में होंगे। जैसे ये देखो, ये फिगर है ए और बी, इसमें हमने क्या किया है, इसमें ये देखो ए और बी, इसमें ए सी के साथ तापीय साम्य में है, बी सी के साथ तापीय साम्य में, तो ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे, मतलब टेम्परेचर सेम होंगे। जैसे देखो नीचे तीन निकाय ए बी सी उपस्थित है, निकाय ए व बी अन्य तीसरे निकाय सी के साथ तापीय साम्य में अवस्था में है, निकाय ए व बी अन्य तीसरे निकाय सी के साथ तापीय साम्य में, ये देखो ये हो रहा है ना, सी इसके साथ तापीय साम्य में, इसके साथ तापीय साम्य में, सेम टेम्परेचर है भाई। ये तो दो पार्ट किए हमने एक निकाय के, क्या क्या देखो, ये बॉक्स था, इस बॉक्स के हमने दो पार्ट कर दिए, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, लेकिन हमने क्या किया, एक सी निकाय और रखा, इसके अंदर एक सी ऑब्जेक्ट और रखा जो बिल्कुल बीच में है इन दोनों के, ये इन दोनों के साथ है। ठीक है, मतलब ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी तापीय साम्य है, इसके साथ भी तापीय साम्य है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ तापीय साम्य में होंगे, मतलब एक टेम्परेचर होगा दोनों का। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, वह भौतिक राशि जो तीनों निकायों में उभयनिष्ठ है ऊष्मागतिकी में भौतिक ताप कहलाती है। ऊष्मागतिकी भौतिकी में ताप कहलाती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तापीय साम्य में है, तापीय साम्य में तो टेम्परेचर सेम है, तो वह राशि, वह भौतिक राशि जो तीनों निकाय में उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है? टेम्परेचर उभयनिष्ठ है, क्योंकि तापीय साम्य में तो टेम्परेचर उभयनिष्ठ है, तो इसे भौतिकी में क्या कहते हैं? ताप, टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, इसे टी से व्यक्त करते हैं, यह एक बाह्य प्राचल होता है। इसे किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं, और यह एक बाह्य प्राचल होता है। क्या होता है? बाह्य प्राचल, मतलब बाहरी प्राचल। ठीक है, भौतिक प्राचल। ठीक है, स्थूल निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया। अब स्थूल निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया कैसे होती है वो देखो। हमने माना कि कोई भी दो निकाय हैं, एक निकाय ए है और एक निकाय ए प्राइम है, तो अन्योन्य क्रिया से पूर्व तो ये अलग अलग हैं, मतलब इनके बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो ये अलग अलग हैं। इसकी ऊर्जा EI है, इसकी ऊर्जा EI प्राइम है। लेकिन जब अन्योन्य क्रिया हो जाती है तो ये एक संयुक्त निकाय बना लेता है। ये देखो, ये संयुक्त निकाय बनाया है ना, ए और ए प्राइम, ये देखो ये क्या बनाया तुम्हारे लिए, संयुक्त निकाय बनाया है। क्या बनाया है? ये देखो, ये संयुक्त निकाय बनाया है। इसकी ऊर्जा EI EF फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल, इसकी ऊर्जा E फाइनल, ये निकाय संयुक्त निकाय ए प्राइम। ठीक है, यहाँ E कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब देखो अन्योन्य क्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा क्या होगी। यहाँ क्या था, दो निकाय थे ए और ए प्राइम, जिनकी ऊर्जा क्या थी, EI वेक्टर और EI वेक्टर प्राइम। ठीक है, अन्योन्य क्रिया हुई इनके बीच, तो इनके बाद इन्होंने क्या बना लिया, एक संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय बना लिया तो इनकी फाइनल जो एनर्जी हो गई वो हो गई EF प्राइम, EF और EF प्राइम। ठीक है, तो अन्योन्य क्रिया के पूर्व कुल ऊर्जा क्या होगी, अन्योन्य क्रिया के पूर्व कुल ऊर्जा बराबर अन्योन्य क्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा क्या होगी। देखो EI
वेक्टर और ई आई वेक्टर प्राइम बराबर ई एफ वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्राइम। ठीक है, अन्योन क्रिया की पूर्व कुल ऊर्जा तो ये थी दोनों की, अन्योन क्रिया के बाद ये हो गई भाई, दोनों की ऊर्जा को सम कर देंगे तो ये आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो अब ई एफ प्राइम वेक्टर माइनस ई आई वेक्टर, ई एफ वेक्टर माइनस ई आई वेक्टर, ई एफ प्राइम वेक्टर माइनस ई आई प्राइम वेक्टर, जीरो हो गए। तो डेल्टा ई वेक्टर प्लस डेल्टा ई प्राइम वेक्टर बराबर जीरो। ठीक है, डेल्टा ई वेक्टर प्लस डेल्टा ई प्राइम वेक्टर बराबर जीरो, ये होगा भाई। फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे ए की तो डेल्टा ई आ गई, और फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे डेल्टा ई की तो ये आ गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से एनर्जी आएगी। देखो समीकरण एक से स्पष्ट है कि स्थूल निकायों की औसत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के आधार पर उनकी दो प्रकार की होती है। समीकरण एक से स्पष्ट कर रहे हैं कि स्थूल निकाय की औसत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये देखो, ये बताओ औसत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले तो औसत ऊर्जा क्या थी, ये थी ये वाली, और अब औसत ऊर्जा ये हो गई। तो बताओ इनकी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना, डेल्टा ई और डेल्टा ई प्राइम। ठीक है, तो अब देखो इस परिवर्तन के आधार पर अननोन क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली ऊष्मीय अननोन क्रिया, दूसरी रुद्धोष्म अननोन क्रिया। इसके अलावा एक तीसरी अननोन क्रिया भी होती है, व्यापक अननोन क्रिया, उसके बारे में बताएंगे। पर इस परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी, ऊष्मीय अननोन क्रिया। ऊष्मीय अननोन क्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो और बाह्य प्राचल नियंत्रण हो। मतलब ऐसी अननोन क्रिया, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें ऊष्मा तो अदल बदल हो जाए, ऊष्मा को तो आदान प्रदान हो जाए, लेकिन जो बाह्य प्राचल है ना, जैसे टेम्परेचर है, दाब है, सारी चीज सेम रहे, बाह्य प्राचल नियत हो, ये कांस्टेंट रहे, सिर्फ ऊष्मा का आदान प्रदान हो, ये तो होता है ऊष्मीय अननोन क्रिया। नाम से स्पष्ट है, ऊष्मीय अननोन क्रिया मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान। दूसरा है रुद्धोष्म अननोन क्रिया, मतलब ऊष्मा को रुद्र कर रहा है, ऊष्मा को रोक रहा है। तो इसका मतलब होता है ऊष्मा का आदान प्रदान तो ना हो और बाह्य प्राचल परिवर्तित हो, वो होती है रुद्धोष्म अननोन क्रिया। ठीक है, इसमें ऊष्मा का तो आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन बाह्य प्राचल क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तीसरा है व्यापक अननोन क्रिया। व्यापक अननोन क्रिया ये होती है ऊष्मा का तो आदान प्रदान हो रहा है, बाह्य प्राचल परिवर्तित हो रहे हैं, तो ये होती है अपनी व्यापक अननोन क्रिया। ठीक है, क्या होती है, व्यापक अननोन क्रिया। व्यापक अननोन क्रिया में ऊष्मा का आदान प्रदान भी होता है और बाह्य प्राचल भी परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अधिकांशतः प्रकृति में होने वाली अननोन क्रिया व्यापक होती है। ठीक है, प्रकृति में होने वाली जो अधिकांश अननोन क्रिया है ना, वो व्यापक ही होती हैं, जिनमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर प्रकृति में होने वाली, अरे एक बात बताओ, प्रकृति में होने वाली अननोन क्रिया है वो व्यापक होती है अधिकतर, क्योंकि उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहता है, और तुम ये थोड़ी कह सकते हो बाह्य प्राचल नियत है। ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारे पास चाय का कप है, ठीक है, तुम्हारे पास चाय का कप है, अब चाय का कप तुम्हारे पास रखा है, वो तुमने खुला रख दिया तो उसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है प्रकृति में, क्योंकि चाय के पास ऊष्मा ज़्यादा है और तुम्हारे कमरे में ऊष्मा कम है, तो चाय से ऊष्मा उसमें जा रही है, लेकिन बाह्य प्राचल ही परिवर्तित हो रहा है ना। बताओ टेम्परेचर कम हो रहा है या नहीं हो रहा, टेम्परेचर भी कम होगा, धीरे धीरे चाय ठंडी हो जाएगी, तो क्या हुआ, ऊष्मा का आदान प्रदान भी हुआ, टेम्परेचर भी कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हुई, व्यापक अननोन क्रिया अपनी। ठीक है, क्या हुई, व्यापक अननोन क्रिया। लेकिन ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा संरक्षित रहती है। पहले क्या थी, ऊष्मा थी वो चाय में थी, कमरे में कम थी, बाद में ऊष्मा जब गई तो वो कमरे में ज़्यादा हो गई, चाय में कम हो गई, नष्ट तो नहीं हुई ना, आदान प्रदान हो गया, चाय से कमरे में, कमरे से चाय में। ठीक है, और यही होता है ऊष्मा संरक्षण का नियम। ऊष्मा संरक्षण का जो नियम है वो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऊष्मा संरक्षण का जो नियम होता है वो ऊष्मागतिकी का पहला नियम होता है। ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार यही होता है कि ऊष्मा संरक्षित रहती है हमेशा। ये तुमने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, 12th में ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो ये तुमने पढ़ा होगा कि जब ऊष्मा संरक्षित रहती है तो dq बराबर du प्लस dw होता है। ठीक है, जहाँ पे dq क्या होता है, dq तो होता है निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन, जो पूरा ऑब्जेक्ट है, जैसे चाय का कप और कमरा, ये पूरा मिला के एक निकाय है। ठीक है, इनके बीच क्या हो रही है, निकाय की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो तो होता है dq। du होता है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, जो निकाय उसकी इंटरनल एनर्जी, जैसे चाय, उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है। और dw होता है कार्य ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य ऊर्जा मतलब क्या होता है, दाब आयतन, दाब आयतन, उस पर कितना दाब लग रहा है, आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो वो दाब आयतन में जो परिवर्तन होता है वो होता है कार्य ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो dq बराबर du प्लस p dv। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार निकाय की कुल ऊर्जा निकाय की आंतरिक ऊर्जा और निकाय की दाब आयतन ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो निकाय
इसके प्रथम नियम के अनुसार क्या हो, निकाय की कुल ऊर्जा है वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा प्लस निकाय की दाब आयतन ऊर्जा पीडीवी इन दोनों के योग के तुल्य होती है, इन दोनों के सम के तुल्य होती है। ठीक है, इन दोनों के योग के क्या होती है, तुल्य। जैसे उदाहरण, ये पिस्टन है, ये कोई निकाय ए, ये ए प्राइम है, ये पिस्टन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें पिस्टन है, पिस्टन पहले तो रखा है सीधा, बिल्कुल कोई हलचल नहीं है, तो इनके बीच कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पिस्टन चेंज होता जाता है, जैसे जैसे क्या है, जैसे जैसे पिस्टन वर्क करता जाता है, मूव करता जाता है, ठीक है ना, जैसे जैसे पिस्टन वर्क करता जाता है, मूव करता जाता है, तो क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, खोखला ये सिलेंडर लिया, ठीक है, इस सिलेंडर में पिस्टन पी लगा है। ठीक है, यह पिस्टन ए व ए प्राइम को, ये ए है निकाय, ये ए प्राइम है, इसको वर्गीकृत कर रहा है, इसको अलग अलग कर रहा है। ठीक है, अब खोखले सिलेंडर में उपस्थित पिस्टन पी, मान लिया ये ऊष्मीय सुचालक पदार्थ है, मतलब कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर से निर्मित है और पी ब्रह्मावस्था में है। इस अवस्था में खोखले सिलेंडर में होने वाली अन्योन क्रिया ऊष्मीय अन्योन क्रिया होगी, क्योंकि चालक है, तो चालक है तो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। ठीक है, कि खोखले सिलेंडर में ऊष्मा का विनिमय होगा और बाह्य प्राचल नियत रहेंगे। यदि खोखले सिलेंडर में उपस्थित पिस्टन कुचालक हो, इंसुलेटर हो, तो यह गतिशील अवस्था और गतिशील अवस्था में उपस्थित हो, तो खोखले सिलेंडर में होने वाली अन्योन क्रिया रुद्धोष्म अन्योन क्रिया होगी, क्योंकि ये तो कुचालक है। अब ये कुचालक है तो यहाँ से ए प्राइम जो ये है ना, अगर ये मान लो गतिशील भी है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इंसुलेटर है, तो ए से ए प्राइम में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो इंसुलेटर है। ठीक है, तो ये क्या होगी, और बाह्य प्राचल परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी, रुद्धोष्म अन्योन क्रिया। ठीक है, अब इसमें मान लिया कि खोखले बेलन में पिस्टन पी है, ये ऊष्मीय सुचालक पदार्थ हो और गतिशील अवस्था में, दोनों में है, तो इसमें क्या होगा, अन्योन क्रिया भी होगी, व्यापक अन्योन क्रिया होगी, क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान भी होगा, बाह्य प्राचल भी जब ये गतिशील अवस्था में तो बाह्य प्राचल भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम था। फिर शून्यवां नियम पढ़ते पढ़ते हम प्रथम नियम पे आए। प्रथम नियम में क्या होता है तुम्हारे, ये था। अब कल हम पढ़ेंगे मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल समीकरण शुरू करेंगे। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है।